नमस्कार भाई, आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं। रीट का एग्ज़ाम आ ही रहा है, बिल्कुल पास में ही आ गया है रीट का एग्ज़ाम। तो मैंने आपके लिए ईडीएम्स की एक क्लास तैयार करवाई है, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल क्लास होने वाली है। चाहे भले ही आप रीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे आप भले ही सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे भले ही आप L2 के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे L1 की तैयारी कर रहे हो, पटवार की तैयारी कर रहे हो, आरएएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी क्लास जो आपको पीछे नज़र आ रही है, ईडीएम्स की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसीलिए इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें और मस्ती के साथ में क्लास को इन्जॉय करें। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो ईडीएम है हमारे पास में, वो है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आसान काम, वेरी इजी टास्क। बहुत ज़्यादा आसान काम जो होता है ना, उसे बोलते हैं अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक, आपने देखा होगा कि खाने में बड़ी अच्छी लगती है ना, तो बहुत आसान काम को कहा जाता है अ पीस ऑफ केक। एग्जाम्पल में इसे मैंने आपके लिए किस तरीके से देखिए दिखा रखा है। डोंट वरी अबाउट द मैथ टेस्ट। मैथ टेस्ट के बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत आसान काम है। जो मैथ का टेस्ट, किसी बच्चे का मैथ का टेस्ट होगा, तो किसी ने कहा यार मैथ का टेस्ट आ रहा है, उसने कहा कोई चिंता नहीं भाई, कोई गल नहीं है, अपने लिए बहुत आसान काम है ये काम ना। अपने लिए तो बिल्कुल ऐसे है जैसे अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मेरे लिए तो ये काम बहुत आसान काम है। तो अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है बताइए? बहुत आसान काम होना। दूसरा इडियम क्या है आपका? दूसरा इडियम है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, अब जानते हो आप बुलेट, बुलेट तो आप जानते होंगे, बुलेट का मतलब गोली। बाइट का मतलब खाना, निगल जाना। गोली खाना, अब देखो गोली खाना बड़ा आसान काम तो नहीं होता, तो इसका मतलब है दर्दनाक या मुश्किल स्थिति को स्वीकार करना। बहुत ही मुश्किल या दर्दनाक स्थिति को एक्सेप्ट करना, ये कहलाता है बाइट द बुलेट। टू एक्सेप्ट अ डिफ़िकल्ट या पेनफुल सिचुएशन, किसी भी कठिन या दर्द भरी सिचुएशन को स्वीकार करना, वो अपने आप में क्या कहलाता है? बाइट द बुलेट। यू नीड टू बाइट द बुलेट, तुम्हें इस मुश्किल परिस्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा। एंड टेल योर बॉस, और जाके अपने बॉस को कह दो दैट यू मेड अ मिस्टेक, कि तुमसे गलती हुई थी। जैसे कोई सपोज दैट कोई एम्प्लॉय है, वो किसी ऑफिस में काम करता है। जब वो किसी ऑफिस में काम करता है, तो उससे क्या हुआ, कोई गलती हो गई, अब वो अपने बॉस को नहीं बता पा रहा है। जब वो अपने बॉस को नहीं बता पा रहा है, तो बड़ी गंभीर सिचुएशन में, बड़ी मुश्किल परिस्थिति में चल रहा है। तो उसके किसी दोस्त ने कहा देख भाई, ये तुझे ना, ये कंडीशन तुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ये जो डिफ़िकल्ट कंडीशन है इससे तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू बाइट द बुलेट, तुम्हें इस मुश्किल परिस्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा। और जाके अपने बॉस को बोल दो कि भाई मेरे से क्या हो गई है, गलती हो गई है। ये कहलाता है बाइट द बुलेट। ठीक है भाई, आ जाइए। अगला है आपका इडियम्स ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है शुभकामनाएं देना, गुड लक विश करना किसी को। ब्रेक अ लेग, जैसे कोई किसी आप सपोज दैट किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो आपका दोस्त आपको विश करता है ना एडवांस में। जब वो विश करता है तो हम क्या बोलते हैं? गुड लक। आज के बाद आप गुड लक यूज़ ना करें, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वर्ड है आपके लिए ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग। आई हियर्ड यू हैव अ प्रेजेंटेशन टुडे, मैंने सुना है कि तुम्हारी आज प्रेजेंटेशन है। ब्रेक अ लेग, शुभकामनाएं, ब्रेक अ लेग। जैसे आप रीट का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, आपका कोई दोस्त एग्जाम देने के लिए जा रहा है, तो आप उसे क्या बोलोगे? ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग, शुभकामनाएं देना, ये कहलाता है अपने आप में ब्रेक अ लेग। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, तो हो गया, जस्ट अ मिनट। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है किसी भी काम को बंद कर देना, किसी भी काम को एंड कर देना, समाप्त कर देना अगले दिन के लिए। काम बंद करना या रोकना। टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, आप कोई भी काम कर रहे हो और उस काम को करना बंद कर दिया, ये कहलाता है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे।
इट इज़ 7 PM। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, 7 बज गए तो इट इज़ 7 PM, 7 बज गए, लेट्स कॉल इट अ डे। अब काम बंद कर दो एंड कंटिन्यू टुमारो। और अब इससे कब शुरू करेंगे? कल से शुरू करेंगे, ठीक है ना। कॉल इट अ डे का मतलब होता है किसी भी काम को स्टॉप कर देना। जैसे रात के सपोज दैट 12 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं और आप सोने जा रहे हो, अपनी पढ़ाई बंद कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे। अपनी पढ़ाई बंद करते हैं, अब कल देखेंगे, कॉल इट अ डे। ये होता है कॉल इट अ डे। अगला आता है गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का अनकंट्रोल हो जाना। कोई भी चीज़ है जो आपकी कंट्रोल से बाहर निकल गई है, गेट आउट ऑफ हैंड। जैसे किसी माँ बाप का बच्चा उसकी उनकी कंट्रोल से बाहर चला गया, गेट आउट ऑफ हैंड, नियंत्रण से बाहर हो जाना। टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल, किसी भी चीज़ का कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर हो जाना, ये कहलाता है गेट आउट ऑफ हैंड। जैसे द पार्टी गॉट आउट ऑफ हैंड, जो पार्टी थी ना वो हमारे नियंत्रण से बाहर चली गई। व्हेन द पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस आ गई। कोई पार्टी चल रही थी, अब वहाँ अचानक से पुलिस आ गई तो जो पार्टी थी ना वो हमारे नियंत्रण से बाहर चली गई, मतलब वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया, वो पार्टी खत्म हो गई। ये कहलाता है गेट आउट ऑफ हैंड, किसी भी चीज़ का अपनी कंट्रोल से बाहर चला जाना, गेट आउट ऑफ हैंड। चलो अगला है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, बड़ा ईडियम, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये कई बार पेपर में आता है, कई बार पेपर में आया हुआ ईडियम है। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है एग्जैक्टली उसी जगह, एग्जैक्टली उसी जगह जहां जरूरत है वहीं पिन पॉइंट करना, एकदम सही बात कहना। टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग, बिल्कुल सही बात कहना, इधर उधर की कोई बातें नहीं, जो है वही कहना, ये कहलाता है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड। व्हेन यू सेड द प्रॉब्लम वॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जब तुमने बोला कि ये जो समस्या है ना ये कम्युनिकेशन की वजह से है, कम्युनिकेशन की जो कमी है उसकी वजह से है, यू हिट द नेल ऑन द हेड, तो तुमने बिल्कुल सही बात कही, एकदम एग्जैक्टली वही बात कहना जो पॉइंट है। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड। चलिए अगला है आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट, कैट का मतलब क्या समझा आपने? बिल्ली। आउट ऑफ द बैग, बैग का मतलब बैग, बैग से बाहर निकालना। बिल्ली बैग में रखी हुई है और आपने उसे बाहर निकाल लिया बैग से। बिल्ली है जो बैग में रखी हुई है, आपने उसे बैग से कहाँ निकाल लिया? बाहर। इसका मतलब आपके पास में कोई सीक्रेट है जो आप उजागर कर रहे हो सभी के सामने। आप अपने किसी सीक्रेट को लोगों के सामने उजागर कर रहे हो। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रहस्य उजागर करना। टू रिवील अ सीक्रेट, किसी भी सीक्रेट को रिवील करना, उजागर करना, लोगों के सामने बताना। आई एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी, मैंने कोई सरप्राइज पार्टी रखी थी लेकिन एक्सीडेंटली, अकस्मात, अकस्मात बिना किसी प्लानिंग के, मतलब ऐसे ही जबरदस्ती मेरे मुंह से निकल गई। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, वो जो रहस्य था ना वो अचानक से मेरे मुंह से निकल गया और सभी के सामने उजागर हो गया। मतलब मैं अपनी किसी भी दोस्त के लिए, किसी फैमिली मेम्बर के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए मैं कोई सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा था, लेकिन मैं जैसे ही क्लास में आया और वो बात मेरे मुंह से निकल गई। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये होता है। अगला क्या है? अगला है आपका टू किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन। टू किल टू बर्ड्स, देखो ध्यान से समझना इसको। टू किल टू बर्ड्स, दो पक्षियों को मार दिया विद वन स्टोन, एक ही पत्थर से। एक ही पत्थर से आपने, एक ही पत्थर से आपने दो पक्षियों को मार दिया। इसका मतलब एक ही एक्शन से आपने दो काम कर दिए। एक ही एक्शन किया आपने और उससे दो काम कर दिए। एक साथ दो काम पूरी करना, एक साथ दो काम पूरी करना। टू अचीव टू थिंग्स, दो चीज़ें पाना विद अ सिंगल एक्शन, एक एक्शन करते हुए। हमने कोई एक एक्शन की और उससे हमने दो काम पूरे कर लिए, उसे बोलते हैं टू किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन। एक ही पत्थर से हमने दो पक्षियों को मार दिया, दैट मीन्स हमने एक एक्शन करते हुए दो चीज़ें पा ली। बाई साइकिलिंग टू वर्क, साइकिलिंग करते हुए, साइकिल चलाते हुए अगर आप काम पे जा रहे हो तो इससे क्या होगा? आई किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, इससे मैं एक एक्शन करते हुए दो काम कर सकता हूँ। आई सेव मनी, मैं पैसा भी बचा लेता हूँ, एंड गेट एक्सरसाइज, और मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। अब देखो, आप साइकिल से जा रहे हो,
ठीक है। अब साइकिल से अगर आप काम पे जा रहे हो ना, तो इससे दो काम हो रहे हैं आपके। एक तो एक ही एक्शन करनी पड़ रही है आपको, केवल साइकिल चलानी पड़ रही है, ठीक है। और इससे काम कितने हो रहे हैं? दो। एक तो आपका पैसा भी बच रहा है, आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा, और दूसरा आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है। वहीं अगर आप कार से जाओगे तो आपको पेट्रोल डलानी पड़ेगी, डीजल डलाना पड़ेगा, तो वहाँ भी एक्सपेंस होगा। और दूसरा, आप एक्सरसाइज करने के लिए फिर अलग से आपको जिम जाना पड़ेगा, या फिर आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना पड़ेगा, या फिर आपको रनिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो आपको दो दो काम करने पड़ेंगे। लेकिन वही अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो इससे दो काम हो रहे हैं, आप ऑफिस भी पहुँच रहे हो, पैसा भी बच रहा है आपका, और एक्सरसाइज भी हो रही है, सारे काम एक साथ हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ठीक है। अगला देखो, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बहुत महंगा होना, वेरी एक्सपेंसिव, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, किसी चीज़ का बहुत महंगा होना, ये कहलाता है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, पानी के सॉरी, देखो, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहुत महंगा होना। अब देखो, आर्म और लेग, ये दोनों ही तो इंसान के मेन पार्ट्स होते हैं भाई। अगर आर्म नहीं रहेंगे, भुजा नहीं रहेंगी, तो हाथ का है काम का, पैर नहीं होंगे तो फिर इंसान का है काम का। तो इसका मतलब किसी भी चीज़ का बहुत महंगा होना कहलाता है टू बी कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। जैसे द न्यू लैपटॉप, जो नया लैपटॉप था ना, कॉस्ट में, उसकी जो कीमत थी ना मेरे लिए, वो कैसी थी? एंड आर्म एंड अ लेग, बहुत महंगी थी। नए लैपटॉप की कीमत मेरे लिए कैसी थी? बहुत ज़्यादा महंगी थी, ठीक है। एक मिनट, आगे देखिए, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है तबीयत खराब हो जाना, इलनेस फील करना, ठीक है ना, तबीयत बिगड़ना, अस्वस्थ हो जाना या बीमार महसूस करना, फीलिंग अनवेल और सिक, खुद को बीमार महसूस करना, ये कहलाता है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर। आई वॉन्ट बी कमिंग टू ऑफिस टूडे, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। आई एम फीलिंग अ लिटिल अंडर द वेदर, क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा सा बीमार महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा सा बीमार महसूस कर रहा हूँ, ये कहलाता है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, खुद को बीमार महसूस करना। अगला क्या है सर हमारे पास? द वॉल इज इन योर कोर्ट। द वॉल इज इन योर कोर्ट, निर्णय लेने की जिम्मेदारी आपकी है। इट इज़ योर टर्न, बोलते हैं ना कई बार। अब आपकी चॉइस है भाई, मेरा काम हो गया कहने का, अब निर्णय आपको लेना है कि आपको ये काम करना है या नहीं करना। वो कहलाता है द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब जो बॉल है ना, जो गेंद है, वो तुम्हारे कोर्ट में है, अब तुम जो चाहो वो करो। कोर्ट खेलते हैं ना हम लोग, कोर्ट होता है ना, जब कोर्ट खेलते हैं तो जब बॉल तुम्हारे पास होती है तो इसका मतलब अब आपका डिसीजन चलेगा कि अब आपको इससे कैसे गेम को कंटिन्यू करना है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, निर्णय लेने की जिम्मेदारी अब आपकी है। इट इज़ योर टर्न टू मेक अ डिसीजन और टेक एक्शन। अब ये आपका टर्न है कि आपको क्या डिसीजन लेना है और आपको क्या एक्शन लेनी है। वी हैव मेड आर ऑफर, हमने अपना ऑफर दे दिया है, मैंने अपना ऑफर तुम्हें दे दिया है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब भाई बॉल तुम्हारे कोर्ट में है, अब तुम जो चाहो वो देख लो। कई बार होता है ना, जैसे सपोज दैट मैं टीचर हूँ, अब मैं किसी इंस्टीट्यूट में गया, उन्होंने मेरे से बात की और उन्होंने मुझे जो भी पैकेज देना था उन्होंने मुझे दे दिया कि सर हम आपके लिए ये सुविधाएं देंगे, अब आपकी बारी है, अब आप देख लो सर आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना। तो इसका मतलब द बॉल इज इन माई कोर्ट, अब ये मेरा निर्णय है कि मैं उसको ज्वाइन करूं या ना करूं, ये कहलाता है। डोंट जज अ बुक बाई इट्स कवर, ये तो आपने सुना ही होगा, बहुत चलता है भाई ये तो इडियम्स। डोंट जज अ बुक बाई इट्स कवर, किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। मतलब किसी भी इंसान को उसके लुक से, उसके अपीयरेंस से आपको जज नहीं करना चाहिए कि वो इंसान अमीर है या वो इंसान गरीब है, वो इंसान पढ़ा लिखा है या वो इंसान अनपढ़ है। आप कभी भी किसी इंसान को उसके बाहरी दिखावे से उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। डोंट जज समवन और समथिंग, किसी भी चीज़ को आप जज नहीं कर सकते ओनली बाई अपीयरेंस, उसके बाहरी रूप को देख करके। आप किसी भी चीज़ के बाहरी रूप को देख के आप उसे जज नहीं कर सकते कि वो इंसान कैसा है। ही लुक्स रफ, वो बड़ा खड़ूस टाइप का दिखता है, बट ही इज़ काइंड, लेकिन वो बहुत दयालु है। देखने में वो बड़ा खड़ूस टाइप का है, लेकिन वो रियल में कैसा है? बहुत दयालु है। डोंट जज अ बुक बाई इट्स कवर, आप कभी भी किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं कर सकते। जैसे कई बार नहीं होता, हमारे जो फादर्स होते हैं, हमारे जो पापा होते हैं, वो आपने देखा होगा
जब आप उनसे बात करते हो तो वो कितना रफ दिखते हैं। आप दोनों में कभी देखना, मम्मी और पापा दोनों में, मम्मी जो होंगी ना वो आपके साथ बड़ी स्मूथ रहती हैं, बड़ी काइंड रहती हैं, लेकिन पापा आपके साथ में बड़ा रफ रहते हैं। लेकिन आपको पता है मम्मी और पापा में सबसे ज़्यादा प्यार फिर भी कौन करता है? आपके पापा आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जब आपको ज़रूरत होती है, जब आप कहीं बाहर जाते हो तो सबसे ज़्यादा टेंशन कौन करता है? पापा करते हैं, लेकिन वो कभी दिखाते नहीं हैं। अगर वो नहीं दिखा रहे दैट मीन्स ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये कहलाता है। चलिए भाई आगे चलते हैं। टू कट कॉर्नर्स, टू कट कॉर्नर्स इसका मतलब होता है किसी भी काम को जल्दी करने के चक्कर में सारी चीज़ें, सारी सीमाएं लांघ देना। किसी भी काम को जल्दी करने के चक्कर में आप सारी सीमाएं लांघ रहे हो, आप सारे नियमों को तोड़ते जा रहे हो, वो कहलाता है टू कट कॉर्नर्स। कोई भी काम जल्दी या सस्ते में करने के लिए नियमों को अनदेखा कर लेना। टू डू समथिंग पुअरली, टू डू समथिंग पुअरली किसी चीज़ को बड़े गंदे तरीके से करना। टू सेव टाइम और मनी, पैसा या समय बचाने के लिए। किसी भी काम को आप बहुत गंदे तरीके से कर रहे हो, आप प्रॉपरली उस काम को नहीं कर रहे हो, आप सही तरीके से उस काम को नहीं कर रहे हो, किसके लिए? या तो आप उसमें अपना पैसा बचाना चाह रहे हो उस चीज़ में, या फिर आप उसमें अपना समय बचाना चाह रहे हो, तो उसको बोला जाता है टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स कई बार नहीं होता। आप लोगों का अभी रीट का एग्जाम आने वाला है, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अब पता है हम क्या करेंगे? छोटी छोटी किताबें लेके आएंगे, चाहे वो हमारे लिए यूज़फुल हो या ना हो। छोटे छोटे नोट्स उठा के लेके आएंगे, चाहे वो हमारे लिए यूज़फुल हो या ना हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। समय या पैसा बचाने के चक्कर में ना आप किसी भी चीज़ की ओरिजिनलिटी या उसकी जो ब्रांड है या उसकी जो क्वालिटी है ना, उसके साथ में समझौता नहीं कर सकते। ये कहलाता है टू कट कॉर्नर्स। यू शुड नॉट कट कॉर्नर्स, तुम्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। बिल्डिंग अ हाउस, वाइल बिल्डिंग अ हाउस, जब तुम कोई बिल्डिंग बना रहे हो या कोई घर बना रहे हो, सेफ्टी इज़ इंपॉर्टेंट, सेफ्टी मस्ट है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई घर बना रहे हो तो आपने देखा होगा जैसे कोई कम क्वालिटी का आपने सीमेंट लगा दिया उसमें, या आपने कम क्वालिटी की आपने ईंटें लगा दी उसमें, या आपने कम क्वालिटी की कोई गाटर उसमें यूज़ कर ली, मतलब आप उसकी क्वालिटी के साथ में समझौता कर रहे हो, या तो पैसा बचा रहे हो या समय बचा रहे हो, जल्दी जल्दी बना दे भाई बना दे, इस चक्कर में। तो इसे कहलाता है ये अपने आप में टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स। अगला आता है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून इसका मतलब होता है बहुत कभी 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 कभार, बहुत रेयरली, बहुत मुश्किल से ही कभी। वंस इन अ ब्लू मून, आपने देखा होगा आकाश आपको नीला बड़ा कभी कभी देखने को मिलता है, तो ये कहलाता है बहुत कम, कभी कभार, वेरी रेयरली, वेरी रेयरली। वी गो आउट, वी ओनली गो आउट टू ईट वंस इन अ ब्लू मून, हम कभी कभार बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। कोई गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है, तो बताइए वो होटल्स में खाने के लिए जाएगा क्या? वो डेली तो नहीं जा सकता। तो उससे पूछा कि भाई तू कभी होटल में खाना खाने के लिए गया है? बोला सर इट इज़ वंस इन अ ब्लू मून फॉर मी, ये मेरे लिए तो कभी कभार वाली बात है। 10 साल में एक बार चला गया, 15 साल में एक बार चला गया, कभी कभी चला गया तो सर एक अलग बात है। वो कहलाता है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार किसी काम को करना। टू पुल समवंस लेग, किसी के टांग खिंचाई करना। टू पुल, पुल का मतलब होता है खींचना, समवंस लेग किसी का पैर, किसी के पैर को खींचना मतलब उसके टांग खिंचाई करना, मतलब उससे मजाक करना, मजाक करना, टांग खींचना किसी की। टू टीस और जोक विद समवन, किसी के साथ मजाक करना, ये कहलाता है टू पुल समवंस लेग। टू पुल समवंस लेग। रिलैक्स, आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, मैं तो बस तुम्हारी टांग खिंचाई कर रहा था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। व्हेन आई सैड यू वॉन द लॉटरी, जब मैंने तुमसे ये कहा था कि तुमने लॉटरी जीत ली है। कोई गरीब आदमी है, उसने कहा भाई आज का तो तेरे पास पैसा ही पैसा है, तो उसने कहा भाई क्यों मजाक कर रहा है? तो आप उसकी टू पुल वंस लेग, टू पुल हिज लेग, तो आप उसकी टांग खिंचाई कर रहे हो, आप उसके मजाक कर रहे हो उसके साथ में, ये कहलाता है अपने आप में टू पुल समवंस लेग। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है टू मिस द बोट। टू मिस द बोट का मतलब होता है मौका चूक जाना, अपॉर्चुनिटी छूट जाना। टू मिस द बोट, आप किसी नाव में जा रही थी और वो नाव आपसे मिस हो गई, इसका मतलब आपने अपॉर्चुनिटी को खो दिया है, मौका चूक जाना। आई फॉरगॉट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना भूल गया। सो आई मिस द बोट, इसीलिए मैंने मौका छोड़ दिया, इसीलिए मेरा मौका चला गया, इसीलिए मैंने मौका खो दिया। आपको सपोज दैट अभी कहीं से कॉल आता है और सामने वाला आपसे बोलता है
कि भाई देख, तेरे पास 5 बजे तक का टाइम है और मैं तुझे 1.5 लाख तक की जॉब देने के लिए तैयार हूँ, अब बता तू आगे क्या करेगा। तुमने उसे कॉल नहीं किया 5 बजे तक, तुम दूसरे दिन उसे कॉल कर रहे हो, उसने मना कर दिया, इसका मतलब यू मिस द बोट, यू मिस द बोट, तुमने मौका खो दिया, तुमने अपॉर्चुनिटी को खो दिया है, यू मिस द बोट। चलिए आगे चलते हैं। आ ड्रॉप इन द ओशियन, आ ड्रॉप इन द ओशियन, ओशियन का मतलब क्या होता है, महासागर। अब एक बात बताओ, किसी महासागर के अंदर आप एक बूंद डाल रहे हो, एक महासागर के अंदर आप एक बूंद डाल रहे हो, इसका मतलब ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत थोड़ी मात्रा, अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू व्हाट इज नीडेड, जितने की जरूरत है उसकी तुलना में ना के बराबर मात्रा किसी चीज की, वो कहलाता है अपने आप में अ ड्रॉप इन द ओशियन। द मनी बी डोनेटेड इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशियन, जो मनी, जो पैसा हमने डोनेट किया था वो बिल्कुल ना के बराबर था, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था, कंपेयर टू वॉट द हॉस्पिटल नीड्स, जो हॉस्पिटल की जरूरत थी उनको देखते हुए। अब हॉस्पिटल को जरूरत है 1 करोड़ की और आप देख के आ रहे हो 10,000 रुपये, तो बताइए वो क्या है, अ ड्रॉप इन द ओशियन, अ ड्रॉप इन द ओशियन। अभी तुम्हें पढ़ने की जरूरत है 16 घंटे की, तुम पढ़ाई निकाल रहे हो 2 घंटे की, क्या है, अ ड्रॉप इन द ओशियन, अ ड्रॉप इन द ओशियन। अगला, टू बीट अराउंड द बस, टू बीट अराउंड द बस, ये देखो पेपर में पिछली बार भी आया है शायद, आई थिंक रीट में आया है, रीट प्री के एग्जाम में आया था। टू बीट अराउंड द बस, टू बीट अराउंड द बस का मतलब होता है झाड़ी को पीट रहे हो, इसका मतलब इधर उधर की बातें कर रही हो, आप मेन पॉइंट की बातें नहीं कर रहे हो, बात को घुमा फिरा करके कहना, सीधे मुद्दे पर ना आना, टू अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट, आप पॉइंट पर नहीं आ रहे हो, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, ये कहलाता है टू बीट अराउंड द बस, टू बीट अराउंड द बस। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बस, इधर उधर की बातें करना बंद करो, एंड टेल मी, और मुझे बताओ व्हाट यू वांट, तुम चाहते क्या हो, इधर उधर की बातें मत करो, आप ये बताओ, सीधे पॉइंट पे आओ कि तुम चाहते क्या हो, क्या चाहते हो मेरे से, ये कहलाता है अपने आप में टू बीट अराउंड द बस। ठीक है भाई। अगला देखो, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लिनिंग, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है ये भी। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लिनिंग, इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, हर बुराई में भी एक अच्छाई होती है। कहा जाता है ना, गांव में आपने सुना होगा, गांव में लोगों को बोलते हुए सुना होगा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि एट अ टाइम आपको वो चीज़ें बड़ी गंदी लग रही हों आपकी लाइफ में, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है, भगवान जो करता है ना वो अच्छा ही करता है। हो सकता है कि हमें उस मोमेंट पे वो चीज़ें बड़ी गंदी लग रही हों कि यार ये हमारे साथ में हुआ है तो बड़ा गलत हुआ है, लेकिन हम भगवान नहीं है ना, हम समझ नहीं सकते ना उन चीज़ों को, तो भगवान जो भी करता है ना हमारे साथ बड़ा अच्छा करता है। इसे बोला जाता है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लिनिंग, हर बुराई में भी कुछ अच्छा होता है। देयर इज समथिंग पॉजिटिव इन एवरी बैड सिचुएशन, हर बुरी परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस होती है, कुछ ना कुछ सकारात्मकता होती है। जब कोई एक चीज़ जाएगी तभी तो कोई दूसरी चीज़ आएगी। अब आप किसी चीज़ के जाने पर दुख करोगे ना, तो इसका मतलब ये है कि उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही है, हो सकता है कि आप उससे और कुछ अच्छा बेटर डिजर्व कर रहे हो। कई बार होता नहीं है, स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा, कोई एक प्रिपरेशन कर रहा है किसी एग्ज़ाम की, ठीक है, उसके बाद में हुआ क्या कि उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, बच्चा डिप्रेशन में चला गया। अरे हो सकता है ना पगली कि इससे अच्छी जॉब तुम्हारा इंतजार कर रही हो, भगवान ने इसीलिए तुम्हें ये जॉब ना दी हो, क्योंकि हो सकता है इससे और अच्छी कोई जॉब तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो उसे बोला जाता है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लिनिंग। लूजिंग माई जॉब वॉज हार्ड, मैंने अपनी जॉब खो दी, ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, बट आई फाउंड अ बेटर वन, लेकिन उसके बाद मुझे एक और अच्छी जॉब मिल गई। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लिनिंग, इसी को कहा जाता है कि हर बुराई में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, हर बुराई में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं दोस्तों। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, आलोचना सहन करना, बुराई सहन करना, कोई तुम्हारे सामने आपकी बुराई कर रहा है और आप उसकी आलोचना को सुने जा रहे हो, सहन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टू फेस द म्यूजिक। आलोचना या परिणाम का सामना करना, आपने कोई काम किया, उसका एक बुरा नतीजा आपके सामने आया, अब आप क्या कर रहे हो, टू फेस द म्यूजिक, आप उसे सहन कर रहे हो। टू फेस द क्रिटिसिज्म एंड कॉन्सिक्वेंसेस,
जो भी आपने किया है, आपने का जो परिणाम है, आपने जो भी कोई आलोचना कर रहा है तुम्हारी, आप उसका सामना कर रहे हो, इट इज़ कॉल्ड टू फेस द म्यूजिक। आफ्टर फेलिंग द एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, ही हैड टू फेस, कोई एक लड़का है जो एग्ज़ाम में फेल हो गया, ही हैड टू फेस, उसके बाद उसे सामना करना पड़ा द म्यूज़िक, उन आलोचनाओं का, एट होम, घर पर। होता नहीं है, आप तैयारी करने के लिए आए, अब आप यहाँ तो मौज मस्ती कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, है ना, रील्स स्क्रॉल करे जा रहे हो, पढ़ाई की बात जहाँ आती है वहाँ तो साइड हो जाते हो, और जैसी बात आती है चलो आज तो रील्स देख लेते हैं, एक 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाया है, 3 घंटे निकल गए रील्स देखने में, पता ही नहीं चला कि रील्स कब निकल गई। तो 3 घंटे कब निकल गई ये पता ही नहीं चला आपको। अब क्या हुआ, आपने तैयारी नहीं की, तैयारी नहीं की, आप रूम लेके तैयारी कर रहे थे, आपने तैयारी नहीं की, एग्ज़ाम दे के आए, एग्ज़ाम में रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, पॉजिटिव नहीं आया, आप घर गए, अब घर वाले क्या करेंगे, बुराई करेंगे आपकी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू फेस द म्यूज़िक, टू फेस द म्यूज़िक, यू हैव टू फेस द म्यूज़िक। तुम्हें उन आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इसकी ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए अभी से मेहनत करने लग जाओ, तैयारी करने लग जाओ। आ जाओ। टू गो टू एक्स्ट्रा माइल, टू गो टू एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है एक्स्ट्रा माइल, अतिरिक्त प्रयास करना, टू मेक अ स्पेशल एफर्ट, एक और अतिरिक्त प्रयास करना किसी चीज़ के लिए। सी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल, वो हमेशा अतिरिक्त प्रयास करती है फॉर हर कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स के लिए, वो हमेशा अपने कस्टमर्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करती है। ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम पेज, सेम पेज का मतलब वही समान पेज, इसका मतलब एक ही बात पे सहमत होना। टू बी इन एग्रीमेंट, किसी भी एक ही बात पर सहमत हो जाना, ये कहलाता है ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम पेज। जैसे आप सपोज कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है। अब जब आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपका जो पार्टनर है उसकी अलग टर्म एंड कंडीशंस होंगी, आपकी भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होंगी। अब आपको उन दोनों की टर्म एंड कंडीशंस पर क्या होना पड़ेगा, सहमत होना पड़ेगा एक ही बात पर। जब आप सहमत हो जाओगे तभी तो वो डीड बनेगी, तभी तो वो आपकी पार्टनरशिप अच्छी चल पाएगी। तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, ऑन द सेम पेज, आपको ऑन द सेम पेज आना पड़ेगा, आपको सहमत होना पड़ेगा, तभी वो चीज़ आगे चल पाएगी। बिफोर बी स्टार्ट, स्टार्ट करने से पहले लेट्स मेक श्योर, एक बार ये पक्का कर लेते हैं, वी आर ऑन द सेम पेज, कि हम सहमत हैं रिगार्डिंग द डील डेडलाइंस, जो हमारी डेडलाइंस हैं इन पर हम सहमत हैं या नहीं है, ये एक बार तय कर लेते हैं। तो ऑन द सेम पेज का मतलब होता है एक ही बात पर सहमत हो जाना। ऑन द सेम पेज का मतलब क्या होता है बताइए, एक ही बात पर सहमत हो जाना, ठीक है। आगे देखो, टू वन द मिडनाइट ऑयल, टू वन द मिडनाइट ऑयल। अब देखो, बर्न का मतलब क्या होता है, जलाना, मिडनाइट का मतलब देर रात तक, और ऑयल का मतलब आप समझते हो तेल। एक बात बताइए, आप सभी को पता है कि हमारे पुराने, देखो लिंक कैसे करते हैं, इनको याद करने का तरीका क्या होता है, ऐसे लिंक कर दिया जाता है, इनको ऐसे रटा नहीं जा सकता। वन का मतलब जलाना, मिडनाइट का मतलब मध्य रात्रि तक, देर रात तक, और ऑयल का मतलब तेल। अब जब पहले लाइट नहीं थी, आप सभी को पता है कि हमारे जितने भी बाबा हैं, है ना, हमारे पापा हैं, काफ़ी लंबे समय पे हमारे जो जितने भी पुराने लोग हैं, जब लाइट नहीं हुआ करती थी, जब वो पढ़ते थे तो वो क्या यूज़ करते थे, मिट्टी का तेल, है ना। तो जब वो देर रात तक पढ़ते थे ना, तो वो देर रात तक मिट्टी का तेल जलाकर पढ़ते थे। टू वन, जलाना, द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक मिट्टी का तेल, देर रात तक मिट्टी का तेल जला रहे हैं, दैट मीन्स देर रात तक काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, देर रात तक कोई काम कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ही हैड टू वर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब कोई एक बॉस है जिसे कहा गया कि भाई तुझे प्री प्रोजेक्ट आज ही तैयार करना है, ठीक है। अब रात का टाइम था तो उसे देर रात तक उस प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ा ताकि वो सही समय पर अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर ले। देर रात तक काम करना या देर रात तक पढ़ाई करना, टू वर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक किसी तेल को जलाना, ठीक है। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, ये तो सबको पता है यार, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, आग में घी डालना, आग में घी डालना, स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ना। टू ऐड फ्यूल, फ्यूल जोड़ना, फ्यूल ऐड करना मतलब और ज़्यादा ऐड करना फ्यूल को, ईंधन को, टू द फायर, आग में।
आग में आप और ज़्यादा ईंधन डाल रहे हो तो आग क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए आप स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ रहे हो। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, किसी भी बुरी स्थिति को वर्स कर रहे हो, और ज़्यादा बुरा कर रहे हो, किसी भी बुरी स्थिति को और ज़्यादा बुरा कर रहे हो। टू ऐड फ्यूल टू द फायर। आर्ग्यूइंग बैक, आप देखो, आप दो दोस्त हैं, ठीक है, आपस में आप लड़ रहे हो, ठीक है, अब लड़ाई के बाद में लोगों ने आपको शांत कर दिया, आप इधर चले गए, दूसरा दोस्त इधर चला गया, उसके बाद में दोस्त उधर चला गया, उसके बाद वो 2 मिनट बाद फिर लौट के आया और फिर आपसे आर्ग्यू करने लग गया, तो अब क्या होगा, लड़ाई और ज़्यादा बढ़ेगी। आर्ग्यूइंग बैक विल जस्ट ऐड फ्यूल टू द फायर, इट इज़ बेटर टू स्टे काम। किसी भी बात को बार बार विवाद करना, किसी भी बात पे बार बार झगड़ा करना, ये आप ये समझो कि बिल्कुल स्थिति को और बिगाड़ने जैसा है। इसीलिए ज़्यादा अच्छा है कि शांत रहा जाए, इसीलिए ज़्यादा अच्छा है कि शांत रहा जाए। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर दो लोगों में झगड़ा हो रहा है तो अगर एक गुस्सा कर रहा है तो दूसरा शांत हो जाएगा। जब दूसरा शांत हो जाएगा तो गुस्सा आगे बढ़ेगा ही नहीं, मुद्दा आगे बढ़ेगा ही नहीं, लड़ाई और ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। अब एक गुस्सा कर रहा है, उसके ऊपर तुम और ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो तो स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी। तो ये कहलाता है अपने आप में टू ऐड फ्यूल टू द फायर। अगला है वॉकिंग अप, वॉकिंग अप द रॉन्ग ट्री, वॉकिंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत जगह पर प्रयास कर रहे हो आप। वॉकिंग अप द रॉन्ग ट्री, एक गलत जगह पर आप प्रयास कर रहे हो। टू परस्यू अ मिस्टेकन कोर्स और ऑफ एक्शन, लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस, आप एक गलत जगह पर कोई प्रयास कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, वो कहलाता है वॉकिंग अप द रॉन्ग ट्री। इफ़ यू थिंक, अगर तुम्हें लगता है आई स्टॉल योर पेन, कि मैंने तुम्हारा पेन चुराया था, यू आर बाकिंग अप द रॉन्ग ट्री, तो तुम गलत जगह प्रयास कर रहे हो। होता नहीं है, आप क्लास में गए और आपको किसी के ऊपर शक हो गया, इसने तुम्हारा पेन चुराया, तुम उसके पास गए, मेरा पेन दे दे, मेरा पेन दे दे, उसने कहा भाई क्यों गलत जगह प्रयास कर रहा है, यार मैंने नहीं चुराया तेरा पेन, मैंने तेरा पेन नहीं चुराया। देन यू आर वॉकिंग अप द रॉन्ग ट्री, वॉकिंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत जगह प्रयास करना, गलत जगह प्रयास करना। अगला देखो, ऑल ईयर्स, पूरी तरह से तैयार, सुनने के लिए पूरी तैयार, पूरी तरह से तैयार, फुली रेडी टू लिसन, ऑल ईयर्स कहलाता है। आई एम ऑल ईयर्स, मैं पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार हूँ। टेल मी अबाउट योर वैकेशन, बताइए मुझे अपनी वैकेशन के बारे में। ऑल ईयर्स, सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाना, सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाना, ये कहलाता है ऑल ईयर्स। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट का मतलब जानते हो, तुरई जो होती है, खुद की तुरई बजा रहे हो, इसका मतलब खुद की तारीफ खुद ही कर रहे हो। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, खुद की ही तुरई बजा रहे हो, मतलब खुद की तारीफ खुद कर रहे हो, अपनी बड़ाई खुद करना, खुद की तारीफ खुद करना। टू बोस्ट अबाउट वंस ऑन अचीवमेंट, खुद के अचीवमेंट के बारे में चिल्ला चिल्ला करके लोगों को बताना, खुद की तारीफ करना, ये कहलाता है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। नोबडी लाइक्स हिम, उसे कोई पसंद नहीं करता है, बिकॉज ही ऑलवेज ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट, क्योंकि वो हमेशा अपनी खुद की तारीफ किया करता है, क्योंकि वो हमेशा खुद की तारीफ करता है, इसीलिए उसे कोई पसंद नहीं करता है। तारीफ वो होती है जो लोग आपकी तारीफ करें, अगर आप खुद तारीफ अपनी कर रहे हो तो उसमें तारीफ जैसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट है ना, खुद की तारीफ खुद करना, अपनी तुरई बजाना। टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट, अब इसको समझ लो। टू गेट कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है, आप कोई किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो और प्लानिंग करते हुए लास्ट मोमेंट पे आप किसी डर की वजह से पीछे स्किप हो गए, आप पीछे हट गए, ये कहलाता है टू गेट कोल्ड फीट, ठंडे पैर पड़ जाना। ठंडे पैर पड़ जाने का मतलब पीछे खिंच जाना किसी भी काम से। डर के कारण इरादा बदल देना, डर के कारण अपना इरादा बदल देना। टू सडनली बिकम टू स्कियर्ड, अचानक से बहुत ज़्यादा घबरा जाना। टू डू समथिंग, किसी भी चीज़ को करने के लिए वन प्लान, जो आपने पहले से प्लान की थी, कोई चीज़ जिसकी आपने योजना बनाई थी, एट अ टाइम आप उस काम को करने से पीछे हट गए किसी डर की वजह से, ये कहलाता है टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट। ही गॉट कोल्ड फीट एंड कैंसल्ड द ट्रिप एट द लास्ट मिनट, वो अचानक से डर गया और उसने अपनी जो ट्रिप थी ना उसको लास्ट मोमेंट पे या लास्ट मिनट पे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया कि भाई मैं नहीं जा रहा। तो अपने पैर को पीछे कर लेना, अपने पैर को पीछे हटा लेना, ये कहलाता है टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट। आ जाओ आगे। द लास्ट रो, द लास्ट रो का मतलब क्या होता है, लास्ट रो का मतलब होता है जब बोलते हो ना
यहाँ तक झुक जाना, गांव की भाषा में बोला जाता है ना, यहाँ तक पानी चला गया है। एक लिमिट होती है किसी चीज़ को सुनने की, लेकिन जब वो लिमिट ख़त्म हो जाती है, जब वो लिमिट बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है कि भाई अब नहीं सुन पाऊंगा, सहन करने की क्षमता को ख़त्म कर देना उस समय, वो कहलाता है अपने आप में द लास्ट रो, सहन शक्ति की सीमा से परे। द फाइनल प्रॉब्लम दैट मेक्स अ सिचुएशन अनबियरेबल, एक ऐसी अंतिम समस्या जिसने उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा असहनीय बना दिया हो, वो कहलाता है द लास्ट रो, सहन शक्ति की सीमा से परे चले जाना किसी चीज़ को। वैन ही इंसल्टेड माई फैमिली, जब उसने मेरी परिवार की इंसल्ट की, दैट वॉज द लास्ट रो, तो ये मेरी एक सीमा से परे चले जाने वाली बात थी। एंड आई क्विट द जॉब, और मैंने जॉब छोड़ दी। जैसे आपका कोई सीनियर है, ठीक है, अगर आपका कोई सीनियर है और आपसे वो किसी बात को लेकर के आपसे किसी काम के लिए बोल रहा है, आपने वो काम नहीं किया, अब वो आपसे बार बार बोल रहा है, आपके बारे में बोल रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, आप ठीक है, आप सुनते चले गए, सुनते चले गए, सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, कोई बात नहीं है, सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन फिर क्या हुआ, वो आपके परिवार तक पहुंच गया और आपकी फैमिली के बारे में गंदा गंदा बोलने लगा। तुमने कहा दिस इज़ द लास्ट रो, भाई जितना सुनना था सुन लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं सुनूंगा, जितना सुनना था मैंने सुन लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता। तो आपने क्या की, जॉब छोड़ दी। दिस इज द लास्ट रो। टू सी आई टू आई, किसी बात पर सहमत हो जाना। टू सी आई टू आई, आंखों में आंखें मिलाना, आंखों से आंखें मिल गई मतलब दोनों एक दूसरे से सहमत हो गए। दे रियरली सी आई टू आई ऑन द पॉलिटिकल इश्यूज, वो राजनीतिक मामले जो होते हैं ना उन पर कभी कभी सहमत होते हैं। सी आई टू आई है ना, किसी बात पर सहमत हो जाना। टू एग्री विद समवन, टू स्पिल द बीन्स, टू स्पिल द बीन्स, टू स्पिल द बीन्स। अब देखो स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, रहस्य या राज को बता देना, किसी भी रहस्य या राज को बता देना। अगर आपको पता हो तो इससे पहले एक और आया था, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को आपने बैग से बाहर निकाल दिया, इसका मतलब आपके पास जो सीक्रेट था ना वो आपने खोल दिया, यही तो है टू स्पिल द बीन्स, रहस्य या राज को बता देना। टू रिवील द सीक्रेट, द चिल्ड्रन स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज बर्थडे पार्टी, जो बच्चे थे ना उन्होंने रहस्य को उजागर कर दिया कि एक बर्थडे सरप्राइज पार्टी कर रहे थे, उस रहस्य को सभी के सामने क्या कर दिया, उजागर कर दिया। टू स्पिल द बीन्स, टू स्पिल द बीन्स। क्लियर है भाई, यहाँ तक समझ में आ गई कहानी, बिल्कुल क्लियर है। तो आज हमने कितने ईडियम्स को कवर किया है बताइए, 31 ईडियम्स को हमने कवर किया है। इससे आगे की क्लासेस हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।